May I get your attention, please? सो हेलो एवरीवन, आज जो है पूरा का पूरा सार्क ख़त्म कर देंगे। सार्क जो है पूरा ख़त्म कर देंगे, सब कुछ जान लेंगे इसके बारे में, इसके नाम, इसका उद्देश्य, इसका विस्तार, जैसे हमने आसियान के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये आसियान ख़त्म कर चुके हैं, यूरोपीय संघ तो ख़त्म हो ही चुका है। उसके बाद बारी आ गई है अब सार्क की। इसको भी भाई एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे, मज़ेदार एकदम से, बिल्कुल याद हो जाएगा सब कुछ। तो भाई पढ़ेंगे क्या क्या? सबसे पहले मेन पॉइंट आता है, हम पढ़ेंगे क्या क्या। कुछ भी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि उसमें टॉपिक्स क्या हैं, हमें किस किस बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि हम सार्क क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ के हटा दिया। पूरे के पूरे पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कि कैसे शुरुआत हुई सार्क की और कहाँ तक हुई। पूरा पास्ट आएगा। पूरा पास्ट आने के बाद भाई वो रहता कहाँ पे है, मीन्स उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे संस्थाएं आ जाएंगी। ठीक है, संस्थाएं आने के बाद महासचिवों के बारे में मैं बताऊंगी। जितने भी महासचिव शुरू से लेके एंड तक जितने भी बने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, ये भाई बना क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और संयोग क्षेत्रों का निर्धारण कैसे हुआ इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ कुछ गलतियां भी होती हैं, सीमाओं के भी बारे में पढ़ डालेंगे। और क्या होता है, और कुछ भी होता है लाइक अच्छा, उद्देश्य, मान लो मैंने गोल बनाया कोई, है ना, अब उस गोल को पूरा करने के लिए मैं ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ अपनाऊंगी। तो ऐसे ही सार्क ने जितने भी गोल्स बनाए, जितने भी उद्देश्य हैं, उसको पाने के लिए वो कौन से सुझाव देगा, ये सब भी पढ़ेंगे। जितना भी हमारा आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जितना भी है, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जितना भी है, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि सार्क जो है में इसका महत्व क्या है, इकोनॉमिक क्षेत्र में सार्क का महत्व है क्या। तो बी रेडी, एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे। ये तो एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बाकी सब जो है हम क्लियर कर देंगे। तो बने रहना है, ठीक है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है और काफ़ी अच्छे से हम इसके देश भी याद कर लेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सार्क का पास्ट क्या था, कैसे ये धीरे धीरे बना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 1970 से, यानी कि 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, कौन थे, जियाउर रहमान जो थे वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिन्होंने क्या किया था, दक्षिण एशिया के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव दिया था। ठीक है भाई, 1970 में क्या दिया था, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने एक प्रस्ताव दिया था। फिर हम आते हैं मई 1980 में। इसमें क्या हुआ था, दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग का विचार रखा गया। अब जितने भी देश आते हैं दक्षिण एशिया में, उनकी सहयोग की बातचीत का विचार रखा गया। कब, 1980 में। डन। अब इसके बाद हम देखते हैं 1981 में। अब आते हैं सातों देश। अभी मैं नाम बताऊंगी सातों देश के कि इसको याद कैसे करना है और जो है ये सातों देश है कौन से। तो 1981 में सातों देशों के विदेश सचिव जो थे, ये कोलंबो में पहली बार मिलते हैं। चलो भाई, हम आपस में मिलते हैं, इन्होंने बातचीत वगैरह की कि हम जो है साउथ एशिया के जितने भी देश हैं उसको संयोग बनाने के लिए एक मीटिंग बिठाते हैं। तो कहाँ पे बिठाई थी, कोलंबो में ये सातों के सातों देश मिले थे। इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया था। अब जो भी ये घोषणा हुई थी, इसको कब अपनाया गया, 1983 में नई दिल्ली में क्या हुआ, जितने भी विदेश मंत्रियों थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अपना लिया। फिर क्या होता है, बैठक के दौरान मंत्रियों ने 9 सहमत क्षेत्रों अर्थात
अभी मैं 9 ऐसे क्षेत्र बताऊंगी जिसमें संयोग किया है हमारे सार्क ने, ठीक है ना। वो कौन से क्षेत्र हैं? कृषि है, ग्रामीण विकास है, दूरसंचार है, मौसम, स्वास्थ्य, जनसंख्या क्रियाएं, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति में एकीकृत कार्य योजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। कितने सारे मैंने अभी इसमें शब्द बोले हैं, मुझे तो लगता है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया है। सारे के सारे शब्द मैंने बोल दिए, एक बारी मैं फिर से जो है बता देती हूँ। कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य, जनसंख्या, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति, इन सब पे सार्क के देशों ने क्या बनाया है? रिलेशन बनाया है, संयोग बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हमारे सार्क जी जो हैं जन्म लेते हैं। तो इसी खुशी में जो है सार्क के देश जो है मिलकर सारे के सारे खुशी मनाते हैं। तो 8 दिसंबर 1985 को हमारे सार्क का जन्म हो जाता है भाई। अच्छा, अब एक और बात होती है, पहले कितने देश थे? इसमें 7 देश थे। अब एक और आता है कि चलो भाई मैं भी इसमें जो हूँ चला जाता हूँ। वो कौन सा था? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान कब मिलता है? 13 नवंबर 2005 को जो है अफ़गानिस्तान भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। भाई साहब वो कहता है मैं भी जो हूँ सार्क में आना चाहता हूँ। तो क्लियर है कि कैसे हमने 1970 से शुरुआत करी थी 2005 तक। 1970 से 2005 तक सार्क के क्या क्या स्टेप रहे थे। तो ये क्लियर हो गया कि पास्ट क्या था सार्क का और उसका जन्म कैसा हुआ। डेट याद रखनी है। सार्क का बर्थडे कब आता है? कब आता है? 8 दिसंबर 1985 को सार्क का बर्थडे आता है। गॉट इट है। बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका घर कहाँ पे है। कहाँ पे है भाई साहब? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। जैसे ही नेपाल का मैंने मैप बोला है, जैसे ही नेपाल का मैंने शब्द बोला है, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई नेपाल का नक्शा कैसा होता है, नेपाल का मैप कैसा होता है, नेपाल कहाँ पे स्टैंड करता है, नेपाल की पोजीशन क्या है। तो जैसे ही मैंने बोला नेपाल, अच्छा नेपाल आ गया दिमाग में, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। अच्छा, अब बच गए इसके देश। मैंने हेडक्वार्टर बता दिया, पास्ट बता दिया, अब मैं बताती हूँ देश। देखो देश को कैसे याद रखना है, एक मैप निकालना, ठीक है ना, एक मैप निकालना। उस मैप में ना जो अभी जितने भी सार्क में देश आएंगे उसको देखना है, सिर्फ उसको देखना है, याद करने की कोई चीज़ नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ उसको देखना है, एक इमेज बनानी है दिमाग में। अच्छा, कैसे करना है? सबसे पहले देखो नीचे मालदीव दिख रहा है ना, मालदीव। मालदीव पे ऐसे 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 करके सर्कल लगाओ, मालदीव मालदीव मालदीव। मालदीव के थोड़ा साइड में जाओगे तो क्या दिखेगा? श्रीलंका दिखेगा। क्या दिखेगा? श्रीलंका दिखेगा। श्रीलंका के ऊपर जाओगे क्या दिखेगा? इंडिया दिखेगा। क्या दिखेगा? इंडिया दिखेगा। ये तीनों हो गए एक साथ में, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया। अच्छा, मालदीव मैंने बोला, मालदीव नज़र आ रहा है ना मैप में तुम्हारे दिमाग में, तो ये इमेज बन जानी चाहिए, तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए। उसके बाद श्रीलंका मैंने बोला, अच्छा श्रीलंका का माइंड आ गया दिमाग में, ठीक है, श्रीलंका का आ गया। उसके बाद इंडिया पे जाओ, इंडिया का तो तुम्हें पता ही होगा कैसा है, तो इंडिया आ गया। अब इंडिया के ऊपर जाओ, पाकिस्तान आ गया। और अच्छा ठीक है, अफगानिस्तान भी आ गया। कितने हो गए? कितने हो गए? देखो, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया और भारत हो गया, ये 3 हो गए, मालदीव, श्रीलंका, भारत। अब ऊपर जाओ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब थोड़ा साइड में आ जाओ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तीनों एक साइड में आ जाएंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो हो गए। सबसे पहले 3 नीचे से लो, 2 ऊपर से ले लो और 3 जो है वो साइड से ले लो। तो फिर से रिमाइंड करते हैं, मैप को देखना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। गॉट इट है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ओके, तो ये होता है याद करने का तरीका। याद नहीं करना है, इमेज बनानी है अपने दिमाग में कि भाई मैंने श्रीलंका बोला तो श्रीलंका का मैप दिमाग में बन जाना चाहिए।
तो होप जो है ये सारे देश याद हो गए होंगे। देन वी विल टॉक अबाउट संस्थाएं। देखो जब ये चार्टर बना था, चार्टर के अंतर्गत एक सार्क की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया था। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहला था हमारा शिखर सम्मेलन, उसके बाद था मंत्री परिषद, फिर था हमारा स्थायी समिति, उसके बाद था तकनीकी समितियाँ, उसके बाद था कार्यकारी समिति, और उसके बाद था हमारा सचिवालय। ये सारी की सारी जो है हमारी संस्थाएं बनाई गई थी किसके अंदर? सार्क के अंदर। किसके अंदर? सार्क के अंदर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। जो भी चीज़ दुनिया में है उसका कोई ना कोई पर्पस है। कुछ भी दुनिया में है उसका कोई ना कोई पर्पस है। भाई इसका भी होगा, इसका क्यों नहीं होगा? ये भी तो दुनिया में है ना। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य आता है आत्मनिर्भरता। क्या आता है? आत्मनिर्भरता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र आते हैं, राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। ठीक है ना। अब जैसे आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बना है, तो जितने भी हमारे सार्क के अंदर देश आते हैं वो क्या करना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ओके। देन इसका नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। जन कल्याण समझ आ रहा होगा, पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक वेलफेयर है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की जो जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना इसका एकमात्र उद्देश्य ये भी है। अब यार सिंपल सी बात है, किसी भी संगठन, कोई भी जब संगठन बनता है उसका बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, ठीक है ना, जनता की भलाई करना, ठीक है ना, सहयोग बना के रखना, शांति स्थापित करना। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन बात है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को तुम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने पेपर में जो है वो काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। तो जन कल्याण समझ में आ गया। दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन को सुधार करने का एकमात्र इनका उद्देश्य ये भी था। तीव्र विकास। भाई विकास तो हो रहा है, भाई एरोप्लेन चल रहा है, भाई गाड़ी चल रही है, तेज चलानी है भाई साहब, गाड़ी चल रही है, चलानी तेज है। विकास जो है हमें हाई करना है। अब वो कैसे करना है? जितने भी क्षेत्र की आर्थिक समस्याएं होंगी, सामाजिक होगी, सांस्कृतिक विकास में क्या करना है? तेजी लानी है। धीरे धीरे कछुए की तरह नहीं चलना है, खरगोश की तरह चलना है, बट आगे जाके सोना नहीं है, चलते रहना है। तो है ना। तो तीव्र विकास करना है, किस में करना है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में जो है तेजी लानी है। उसके बाद फोर्थ उद्देश्य क्या आता है? परस्पर संयोग। परस्पर मतलब म्यूचुअल, मीन्स सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। अब भाई तुमने एक ग्रुप बनाया है, मान लो एक ग्रुप बनाया है तुमने, जैसे स्कूल में भी ग्रुप होता है एक, और कहीं और का भी ग्रुप होता है, किसी भी चीज़ का कोई भी ग्रुप है, कोई भी टीम है, तो उसका पर्पस क्या होता है कि जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है, उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कोई भी समाज से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो दे कैन शेयर, है ना, शेयर कर सकते हैं। तो इसी में भी क्या है कि जितने भी सार्क के अंदर देश हैं वो क्या करते हैं? सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर विश्वास बनाए के रखते हैं, सूझबूझ पर एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करते हैं कि भाई साहब अगर तुम्हें दिक्कत है तो हमको बताओ, हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना। अच्छा, पांचवा क्या आता है? विज्ञान क्षेत्र का विकास। विज्ञान क्षेत्र का विकास, इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस सेक्टर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। वही बात आ गई इसमें भी, जितने भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रिलेटेड है जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हमें सॉल्व करना है, सहायता करनी है पारस्परिक। अब देन जो है हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं, विकासशील राष्ट्रों के साथ संयोग भी रखना है हमें। ठीक है ना। अब ऐसे ही नहीं सीधा तटस्थ बनकर रह जाओ, किसी से बोलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी है, क्या मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। विकासशील देशों के साथ हमें संयोग बना के रखना है। ठीक है ना। अन्य विकासशील राष्ट्रों के साथ संयोग में वृद्धि करना भी इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो मैंने जो है इसमें 6 उद्देश्य बताए, एक बार ही रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। आत्मनिर्भरता, जन कल्याण,
तीव्र विकास, परस्पर संयोग, विज्ञान के क्षेत्र में विकास, और कौन सा हो जाएगा विकासशील राष्ट्रों के साथ संयोग को बढ़ावा देना। प्रिंसिपल क्या है इसके? प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सार्क। सार्क के सिद्धांत क्या है? देखो क्या है, सबसे पहला है परस्पर लाभ का सिद्धांत। वर्ड से ही समझ जाओ, परस्पर लाभ का सिद्धांत, ठीक है ना। संगठन की संरचना के अंतर्गत जब ये संगठन बनाया गया था तो क्या किया गया था? समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना एवं लाभ के सिद्धांतों का पालन करना जो है इसका एक सिद्धांत है, ठीक है ना। परस्पर जो है लाभ का सिद्धांत इन्होंने बनाया है कि जितने भी हमारी अखंडता है उसको बना के रखना है, और क्या है, स्वतंत्रता बना के रखना है राजनीतिक में, और क्या करना है, दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। सही बोल रही हूँ मैं? हस्तक्षेप करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है ना। सेकंड क्या है? पूरक संयोग। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का संयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संयोग का स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा। गॉट इट है? तीसरा है पुराने दायित्व की स्वीकृति। इस प्रकार का संयोग जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। तो ये सारे प्रिंसिपल जो थे हमारे सार्क के थे, सारे के सारे सिद्धांत हैं हमारे सिद्धांत सार्क के, जो कि उसको अपनाने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्थिक क्षेत्र में दशेस का महत्व क्या है। दशेस वही सार्क हो गया, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क इन इकोनॉमिक सेक्टर क्या है कि फर्स्ट क्या है कि आर्थिक संयोग के चलते सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाने में व्यापार को बढ़ावा मिला है। भाई साहब, अगर मान लो एक ग्रुप है, एक क्या है, एक ग्रुप है, अगर मैं भी उस ग्रुप की मेंबर हूँ, मान लो एक मेरा ग्रुप बनाया मैंने, पूरी की पूरी मेरी टीम है, तो मैं अगर किसी टीम के मेंबर हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है, मान लो मुझे कोई चीज़ लेनी है किसी से, किसी की कोई शॉप है, कोई शोरूम है, तो अगर मैं अपनी टीम के मेंबर के पास जाती हूँ कि हाँ भाई मुझे ये सामान लेना है, तो मुझे थोड़ा सा जो है डिस्काउंट दे सकता है। तो ऐसे ही सार्क है, जितने भी व्यापार होते हैं उसमें जो हमारा टैक्स वगैरह लगा जाता है उसको थोड़ा कम कर देता है, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के कर हटाने से व्यापार को बढ़ावा मिला है। सेकंड क्या है? आर्थिक क्षेत्र में संयोग से सार्क देशों के संबंधों में अधिक मजबूती आई है। जितना भी हमारा आर्थिक क्षेत्र है उसमें काफ़ी हमने हेल्प किया है एक दूसरे के सार्क में जितने भी देश आते हैं, ठीक है ना, काफ़ी हेल्प किया है। तो इससे क्या हुआ है, हमारे आर्थिक संबंधों में जो है वो मजबूती आई है। देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, एक दूसरे से संयोग के कारण इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। अब इन्होंने क्या किया है भाई, हाथ मिला के चलना है, ठीक है ना। अगर तुम सहयोग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हम बढ़ेंगे। तो इन्होंने जब संयोग किया तो लोगों का क्या बढ़ा, लाइफस्टाइल बढ़ा, उनका जीवन स्तर जो है सुधर गया। अब हम बात करते हैं दशेश ने आर्थिक विकास को तीव्र किया है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? आर्थिक विकास की बात कर रही हूँ। आर्थिक विकास को तीव्र किया है जिससे दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। इन्होंने आर्थिक को तेज किया, अपने आर्थिक विकास को तेज किया है, जिससे क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था ही तो बढ़ेगी। अगर हम आर्थिक चीज़ों को बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि आई है, ठीक है ना। ये हो गया इसके आर्थिक क्षेत्र में महत्व। अब भाई साहब आ जाती हैं लास्ट में इसकी सीमाएं। एंड में क्या होता है ना, सारी तारीफ़ें करके उसके बाद कमियां बता देते हैं। तो कमियां पढ़ते हैं अब क्या है दशेश की सीमाएं, कि दशेश के सदस्य देश जो है भारत जैसे बड़े देशों पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। भाई साहब, ये जो कुछ देश जो है भारत को धोखेबाज कहते हैं कि भाई भारत जो है ये है, भारत जो है वो है, तो ऐसे ऐसे करके भारत पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक तो ये इसकी गलती हो गई भाई, जब तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है किसी टीम मेंबर पर तो तुम वर्क कैसे करोगे, तुम काम कैसे करोगे, तुम हाथ से मिलाकर हाथ चलोगे कैसे, मुझे ये बताओ। तो ये एक इसकी सीमा हो जाती है कि भाई जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है भारत पर तो तुम व्यापार भी जो है बिना विश्वास के ही करोगे। तो एक ये कमी है। सेकंड क्या कमी हो जाती है, दशेश की सफलता में भारत पाक के कटु संबंध बाधा उत्पन्न करते हैं। अब भाई देखो मीटिंग बैठती है सार्क वगैरह की, है ना। अब भाई भारत और पाकिस्तान लड़ने लग जाते हैं, इनके जो है संबंध मिलते नहीं हैं। हमें तो बचपन से ही पता है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही भारत पाकिस्तान करते आ रहे हैं,
ठीक है ना। तो इनके संबंध जो है कभी कभार इनमें मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण जो है पूरे के पूरे सार्क के देशों को झेलना पड़ता है। अब जैसे घर है एक, ठीक है ना, एक घर में जब पेरेंट्स की लड़ाई होती है, जान लो मम्मी और पापा की लड़ाई हो जाती है, तब बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी सहना पड़ता है, उनके मान लो दादा दादी हैं उनको भी सहना पड़ता है। तो जितने भी अदर होते हैं घर में, जितने भी मम्मी पापा से अलग जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी वो लड़ाई देखनी पड़ती है, पर उनकी कोई गलती नहीं होती है। ऐसे ही सार्क में भी है, भारत पाकिस्तान जो है वो लड़ते रहते हैं और इनका इम्पैक्ट जो है बाकी देशों पर पड़ता है। तो एक ये हो गई इसके सीमाएं। तीसरा क्या है, जो सार्क के सदस्य देशों में अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, निर्धनता भी पाई जाती है, जिससे इसकी सफलता में अवरोध आता है। अब जब एजुकेशन नहीं होगी, देखो एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है ये हमें आज पता लग चुका है। तो जब एजुकेटेड नहीं होगी पीपल, एजुकेटेड नहीं होगा जब कोई भी, तो एक देश को आगे बढ़ाना जो है काफ़ी मुश्किल सा हो जाता है। तो जिस देश में शिक्षा होगी, ठीक है ना, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सब जिस देश में भी होगा, शिक्षा होगी, तो एक चैलेंज वाली बात आ जाती है। तो सार्क के जितने भी देश हैं इसमें ये सारी तकलीफ़ें देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है, बेरोजगारी देखने को मिलती है ना, और क्या क्या अशिक्षा देखने को मिलती है। तो ये सफलता में अवरोध डालती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति तथा अस्थिरता इसके मार्ग में बाधाएं हैं। ठीक है ना, किसी किसी देश में जो है लड़ाई हो जाती है, आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। एक प्लान जैसे मैंने बनाया, मान लो मैंने जो है एक प्लान बनाया कि हाँ मुझे इस मंथ में जो है अपने ये चैप्टर्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, और बीच में मेरी हो गई तबीयत ख़राब, बीच में भाई मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरी हो गई तबीयत ख़राब, तो मेरे गोल को अचीव करने की जो मेरी क्षमता है वो मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ, मेरी आंतरिक गड़बड़ी चल रही है। तो इस वजह गड़बड़ी होती है, कोई भी आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है या अस्थिरता आ जाती है, तो वो अपने गोल को पाने में उस टाइम असफल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी दशेस की सीमाओं में आ जाती है कि ये सारी गलतियां जो हैं अभी भी ये सब कर रहे हैं, तो इनको सुधारेंगे आगे जाके। ठीक है ना। अब भाई बात करते हैं दशेस की सफलता के लिए सुझाव। अब भाई इसने जो है अपनी गलतियां बता दी कि भाई मैं ये गलती करता हूँ। अब इसने बकायदा हमें बताया है कि मैं सुझाव भी दे रहा हूँ, सजेशन भी दे रहा हूँ, सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ सार्क। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, दशेस की सफलता के लिए सार्क देशों में शांति एवं स्थिरता होनी चाहिए। यार लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, और लड़ाई करवाओगे, ले भाई तू बंदूक ले ले और मार, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, तभी तो होगी। ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, शांति स्थापित करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है ना। और क्या करेंगे, सार्क के सदस्य राष्ट्रों को भारत पर विश्वास करना चाहिए। जितने भी इसमें सीमाएं लिखी थी उसका उल्टा करना है बस, कि क्या क्या हमें करना चाहिए इसके संबंधों को सुधारने के लिए। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क के देशों में आपसी संबंध बढ़ाने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो जितनी भी इसकी गलतियां हैं, जितनी भी मैंने सीमाएं बताई थी, उसका सिर्फ उल्टा कर देना है। जैसे सदस्य राष्ट्र को इस देश पर निरक्षरता, बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भारत पाक संबंधों को जो है सार्क से दूर रखना चाहिए। भाई जितने भी तुम्हारे पर्सनल मैटर है उनको ज़रा दूर रखो और ज़रा मीटिंग में ढंग से बैठो। तो भाई साहब ख़त्म हो गया। सो फाइनली जो है हमने इसका इतिहास पढ़ लिया है, हेड क्वार्टर पढ़ लिया है, महासचिव की जो है अभी पिक जो है मैं अभी डाल देती हूँ, संस्था पढ़ ली है, उद्देश्य पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, सिद्धांत पढ़ लिए हैं, और इसके आर्थिक क्षेत्र, सार्क का क्या महत्व है, उसके बाद हमने सार्क की सीमाएं पढ़ ली थी, सार्क की सफलता के लिए सुझाव भी हम पढ़ चुके हैं। सो क्लियर है सब कुछ। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो जाके इंस्टाग्राम से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मैं जितनी जगह होगी उतने जो है मैं लिख सकती हूँ, वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बट जो पूरी PDF होती है वो तो वहीं से ही मिलेगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।